हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू स्टूडियो। मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। परावर्तन कंप्लीट हो चुका है, आज बात करेंगे अपवर्तन। तो पहली हेडिंग लगा लेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स लगा लें हेडिंग प्रकाश का अपवर्तन। इसमें दिया गया है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है और दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है, इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। माध्यम जानते हो क्या होता है? माध्यम जैसे अगर कोई प्रकाश किरण सीधी नॉर्मली सूर्य से आ रही है तो वायु से होकर आ रही है, पहले निर्वात में चलती है, उसके बाद वायु में चलती है, उसके बाद समझ लो बीच में पानी भरा हो। अगर मैं टॉर्च को लगाऊं, पहले हवा से लगाऊं, बाहर से लगाऊं तो पहले हवा से गुजरेगी प्रकाश किरण, उसके बाद पानी में जाएगी तो क्या होगी, हल्की सी तिरछी हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे अगर दूसरी डेफिनेशन लिखना हो कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ पा रहे हो? फिर से एक बार सुन लिए, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, परावर्तन में उसी मार्ग में वापस जा रही थी, लेकिन अपवर्तन में अपने मार्ग से हट रही है, थोड़ा तिरछा हो रही है। ठीक है, इसके उदाहरण जैसे देख लीजिए, पहला एग्जाम्पल आपका दिया गया है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति से विस्थापित हुआ प्रतीत होता है। जब हम कोई स्विमिंग पूल में साफ पानी भरा हुआ हो, नीचे की ओर देखते हैं तो वो क्या दिखता है, उसका तल थोड़ा उठा हुआ दिखता है, अर्थात जितना गहरा होता है उससे कम गहरा दिखता है। ये किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी के अंतरपृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती है। अगर कोई पेंसिल या कोई छड़ी को हम किसी बाल्टी में डुबोएं तो जो जितना हिस्सा उसका बाहर है वो अलग डायरेक्शन दिखाएगा, और जो पानी के अंदर होगा वो कैसा दिखेगा, थोड़ा तिरछा दिखेगा। आप लोग इस एग्जाम्पल को घर में कर सकते हो। एक बाल्टी में पानी भरें और उसमें कोई लंबी छड़ी को डुबोएं, साफ पानी होना चाहिए, तो देखना वो तुम्हें हल्की सी तिरछी दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद में अगला एग्जाम्पल है, कांच के गिलास में पड़े नींबू वास्तविक आकार से बड़े प्रतीत होते हैं। अगर कोई कांच की गिलास है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें अगर हम नींबू डाल देते हैं तो जितने बड़े होते हैं उससे कुछ बड़े दिखाई देते हैं। कागज़ पर लिखे शब्द जो कांच का ग्लास होता है इसकी स्लैब से देखने पर ऊपर उठे हुए प्रतीत होते हैं, अर्थात 3D दिखने लगते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इसको देखेंगे तो ये भी अपवर्तन का कारण होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं क्या है, कांच की आयताकार स्लैब में अपवर्तन। इसमें देखो अपवर्तन को बताया गया, ये कांच की एक आयताकार स्लैब है ABCD। ठीक है, तो यहाँ से कोई प्रकाश किरण इस तरीके से आपतित होती है। आपतन के पश्चात ये सीधी जानी चाहिए, सीधी इस तरफ जानी चाहिए, परंतु ये कैसी हो जाती है, इस तरफ को हो जाती है। ठीक है, क्यों हो जाती है? क्योंकि ये माध्यम इसका चेंज हो गया। पहले कहाँ से आ रही थी, वायु से होकर आ रही थी, बाद में कहाँ से होकर गुजर रही है, कांच से होकर गुजर रही है, इसलिए इसका माध्यम चेंज होते ही अपने मार्ग को विचलित कर देती है। ठीक है, तो समझ पा रहे होगे। इसके बाद में अपवर्तन के नियम देख लेते हैं क्या है। अपवर्तन के मुख्यतः 2 नियम हैं। पहला नियम है, आपतित किरण अपवर्तित किरण दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। ठीक है, क्या दिया गया है, या ऐसे लिख सकते हो परावर्तन के नियम के अनुसार ही कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसमें केवल डिफरेंस इतना होगा, वहाँ पे परावर्तित किरण होती थी, यहाँ पे क्या होगी, अपवर्तित किरण होगी। क्या होगी, अपवर्तित किरण। तो क्या हो जाएगी, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला रूल सेम ही है, दूसरा रूल थोड़ा सा डिफरेंस है, देख लेते हैं। प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए, बात ध्यान से सुनना, प्रकाश के किसी निश्चित रंग अर्थात एक पार्टिकुलर, चाहे रेड हो, चाहे ब्लू हो, चाहे येलो हो, एक रंग के लिए तथा निश्चित माध्यम तथा कोई एक माध्यम, जैसे वो वायु हो तो वायु के लिए
कांच हो तो कांच के लिए, इसके लिए जो आपतन कोण की ज्या होगी, अर्थात जो साइन होता है आपतन कोण का साइन ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। ठीक है, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, डायरेक्टली पूछ दिया जाता है एग्जाम में स्नेल का नियम बताइए, तो वो कौन सा नियम होता है? अपवर्तन का दूसरा नियम। फिर से देख लेते हैं। प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, या स्नेल के अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। इसको फार्मूला से डिनोट कर सकते हैं। साइन आई क्या है? इंसिडेंस एंगल अर्थात आपतन कोण, और साइन आर मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल होता है। ठीक है, ये स्थिरांक गलत लिखा हुआ है, स्थिरांक होता है। साइन आई पान साइन आर इज इक्वल टू स्थिरांक। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला रूल है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा रूल है आपका किसी प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू स्थिरांक होता है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है? इसको अपवर्तनांक भी कहते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए, अपवर्तनांक n बराबर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल अपान माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, अर्थात n बराबर होता है आपका c अपान v। ठीक है, स्थिरांक। जैसे इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया गया है कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, या वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, तो कैसे लिखेंगे? ए एन जी क्या हो गया? कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। इस तरीके से लिखते हैं। बाकी ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, यहाँ तक लिख लीजिएगा, उसके बाद नीचे समझते हैं। यहाँ तक कोई ज़रूरी नहीं, मैं आगे समझा दूँगा क्या होगा। इसके बाद अगली हेडिंग है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है कि यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है तथा माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है, या माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब है सीधे कि n बराबर c अपान v, मतलब अगर c क्या है? वायु में प्रकाश का वेग। ठीक है, तो c के सापेक्ष निकाला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यदि दिया गया यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है, अर्थात वायु से होकर प्रकाश की किरण गुजर रही है जिसका मान होता है 3 × 10⁸, उसको अगर उस वैल्यू को पुट किया जा रहा है, उसके सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात किया जा रहा है, तो क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक सारे लोग लिख लेंगे, इतना यहाँ से लेकर। निरपेक्ष अपवर्तनांक c का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद माध्यम देख लेते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे हम लोग सघन माध्यम। क्या डालेंगे? सघन माध्यम। प्रकाशिक सघन माध्यम डाल लें, कोई ज़रूरी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सघन माध्यम नॉर्मली डाल लीजिए। तो क्या लिखेंगे? 2 माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम, अर्थात ये 2 माध्यम हैं, जैसे वायु है और कांच है, जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा वो क्या कहलाता है? सघन माध्यम कहलाता है। सघन का मतलब है घना, अर्थात जिसमें पास अणु होते हैं उसे सघन बोलते हैं। तो सघन माध्यम क्या है? इसको कैसे पता करेंगे? जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वो क्या कहलाएगा? सघन माध्यम कहलाएगा, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो विरल माध्यम कहलाएगा। दूसरी हेडिंग आपकी है विरल माध्यम। दिया गया 2 माध्यमों की तुलना करते समय कम अपवर्तनांक वाला माध्यम विरल माध्यम कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर कोई प्रकाश किरण वायु से होकर गुजर रही है और पानी में जा रही है, तो यहाँ पे पानी क्या है? सघन माध्यम है, और वायु क्या है? विरल माध्यम है। तो डायरेक्टली समझ सकते हैं ये कैसे होगा? जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा वो सघन होगा, जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो विरल होगा। ठीक है, थोड़ा सा और इसके 2 रूल्स हैं वो समझ लेते हैं कैसे क्या होता है सघन और विरल में।
जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है। नॉर्मली जैसे हमने क्या कहा कि कोई प्रकाश किरण हवा से आ रही है और वो पानी में गुजर रही है, पानी के अंदर होके जा रही है। अब क्या होगा, वो ये नॉर्मल लाइन जो बीच में दिख रही है ये अभिलंब है। ये प्रकाश किरण वायु से आ रही है और ये वास्तव रूप से ऐसे जाना चाहिए थी, सॉरी इधर को ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये क्या होगी, इस तरीके से बीच से निकल गई क्योंकि ये सघन माध्यम है, इसलिए अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो डायरेक्टली समझ लेते हैं कि अगर कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है। उसके बाद में इसका दूसरा रूल है, जस्ट अपोजिट है इसका, कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल बढ़ जाती है और ये अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे अगर कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से आ रही है और विरल में पहुंच गई तो क्या होगी, ये अभिलंब से दूर हट जाएगी और इसकी चाल भी बढ़ जाएगी। जैसे कोई प्रकाश किरण पानी से आ रही थी और अचानक वायु में पहुंच गई तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इसको समझ लेते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर पूछें। उसके बाद में वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। ठीक है, चलते हैं आगे, लेंस के बारे में जानते हैं क्या होता है लेंस। गोलीय लेंस क्या होते हैं, डेफिनेशन दी गई है, दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय हों लेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने दर्पण में बताया था, दर्पण में केवल एक तल होता था। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, दो तल होते हैं, एक या तो दोनों बाहर की ओर निकले हुए होंगे या दोनों अंदर की ओर दबे हुए होंगे या एक समतल होगा एक उभरा हुआ होगा। तो क्या होता है, दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय हों लेंस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में हेडिंग डालेंगे, अंतर लिख सकते हैं या नहीं लिखें, डायरेक्ट हेडिंग डाल के लिख सकते हो कि उत्तल लेंस क्या होता है। उत्तल लेंस हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि वह लेंस जो किनारों पर पतला, क्या लिखेंगे, वह लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है, यह इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इस तरीके से उत्तल लेंस लिख लेंगे। उसके बाद में ये वाला फिगर बना लेंगे सॉरी, उत्तल लेंस में ये वाला फिगर बना लेंगे। ठीक है, ये वाला। उसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे अवतल लेंस, क्या डालेंगे, अवतल लेंस, और लिखेंगे कि वह लेंस जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है अवतल लेंस कहलाता है। क्या होता है, वह लेंस जो किनारों पर मोटा हो और बीच में पतला हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। और इसमें फिगर कौन सा बनाना है आपको, ये वाला सॉरी। अब थोड़ी सी इसको समझ लेते हैं, अभिसारी और अपसारी क्या होता है। जैसे ये लेंस आपका उत्तल वाला है इधर की ओर, यहाँ ये अभिसारी होता है जो प्रकाश को एक बिंदु पर इकट्ठा करे, कलेक्ट करे, उसे अभिसारी कहते हैं। जैसे अगर कोई प्रकाश किरण यहाँ ऐसे आएगी और टकराने के बाद इस तरीके से एक बिंदु पे जाएगी, इधर से कोई प्रकाश किरण आ रही तो टकराने के बाद इस बिंदु पर आएगी। इस तरीके से ये क्या करेगा, प्रकाश को एक बिंदु पर इकट्ठा करने का काम करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। जबकि आपका अवतल लेंस क्या होता है, ये कोई अवतल लेंस है, यहाँ पे कोई प्रकाश किरण आई और ये यहाँ से टकराने के बाद ऐसे बाहर की ओर चली, यहाँ पे कोई प्रकाश किरण आई इस तरीके से बाहर चली जाएगी। इस तरीके से ये क्या कर रहा है, देखो प्रकाश को चारों तरफ फैला रहा है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी मतलब अपसारित कर रहा है, ज़्यादा क्षेत्र में प्रकाशित कर रहा है। अभिसारी मतलब एक बिंदु पर प्रकाश को इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, इसके बाद कुछ रूल्स हैं उत्तल लेंस के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। जैसे दर्पण में था उसी तरीके से इसमें है, थोड़ा समझ लेते हैं। देखो लेंस में दो फोकस होते हैं, मुख्य फोकस दो होते हैं, एक इधर होता है F1 और एक उस तरफ दूसरी तरफ भी F2 होता है। क्योंकि अगर हम इसको इस तरीके से कंप्लीट करेंगे तो एक इस तरफ को गोला बनेगा और एक इस तरफ को बनेगा। ठीक है, तो इसमें दो F होते हैं, कितने होते हैं, दो F होते हैं, एक F1 मुख्य फोकस पहला, दूसरा F2, और इसके थोड़ा दूर पर होता है 2F2।
नहीं 2F1 सॉरी, इस तरफ 2F1 होगा, यहाँ पे 2F2 होगा। बाकी वही सब है बिल्कुल सेम, दर्पण की तरह जो उसमें मुख्य फोकस होता है वही इसमें होता है, सारे रूल्स वही होते हैं, ठीक है। इसके बाद पहला रूल समझ लेते हैं कि बिंब का मतलब वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब वस्तु जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेगी। सॉरी एक बात और समझ लीजिए, लेंस में दर्पण में परावर्तन होता था, इसमें क्या हो रहा है, अपवर्तन होगा। क्या होगा, अपवर्तित होती है किरण, इसमें क्या होती है, अपवर्तित होती है। देखो लेंस की दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेगी, बिल्कुल वैसे ही रूल है। उसमें क्या था, मैंने बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण आती है मुख्य अक्ष के समांतर तो वह टकराने के बाद में मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ये परावर्तन था, ठीक है। चूँकि यहाँ पे क्या है, अपवर्तन है, इसलिए अपवर्तन में प्रकाश किरण आगे की ओर निकल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से टकराने के बाद ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, कौन से, F2 से होकर। पहला रूल क्या दिया गया आपका कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, बिल्कुल वही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, परावर्तन की जगह अपवर्तन हो रहा है, ठीक है। अच्छे से समझ लीजिएगा, क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। उसके बाद में दूसरा रूल आपका क्या दिया गया है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत हुई। जस्ट ऊपर वाले रूल का अपोजिट, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो वह जब अपवर्तन होगा उसका तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, बिल्कुल वही बात है, कान को घुमा के पकड़ा गया है। जैसे अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और इसमें क्या कहा गया, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आ रही है तो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी, बिल्कुल सेम रूल है, अपोजिट है इसका, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट थर्ड रूल देख लेते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। जिस तरीके से उसमें बताया गया था परावर्तन में कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, लेकिन इसमें क्या दिया गया, अगर इसमें प्रकाशिक केंद्र होता है, दोनों लेंसों के बीच में क्या है, ये प्रकाशिक केंद्र है, इसके बीच अगर कोई प्रकाश किरण इससे होकर जाएगी तो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, अर्थात उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, वो किसी तरफ को नहीं मुड़ेगी, उसमें कोई विचलन नहीं होगा। क्या कहा गया, अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है तो उसमें कोई विचलन नहीं होता है, बिल्कुल सीधी सीधी निकल जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना कल हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कल प्रकाश, चूँकि प्रकाश एक चैप्टर नहीं है, प्रकाश क्या है, एक यूनिट है, इसमें कई सारे चैप्टर हैं। पहले मैंने प्रकाश पढ़ा, फिर दर्पण पढ़े, उसके बाद में परावर्तन पढ़ा, परावर्तन के बाद में उसमें परावर्तन अपवर्तन पढ़ रहे हैं इस समय। तो इस सभी को मिला के प्रकाश एक यूनिट है, ठीक है, यूनिट है। इसको अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और प्रकाश यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सारे बच्चे फिगर के सहित नोट्स बनाते रहें, बिल्कुल विधिवत, जैसे नोट्स वहाँ बनवाता हूँ वैसे ही बनवा रहा हूँ, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं होगा। और घर में याद करते रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताते रहें कि मुझे प्रोत्साहित करते रहें, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।